यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली बार हमारी क्लास सैफ अल मलूक, मरी और आज़ाद कश्मीर के तफरीही ट्रिप पर जा रही थी। मुकर्ररा दिन हम असातिज़ा के हमराह सफ़र पर रवाना हुए। सब खुशी से निहाल थे, लेकिन अनीका चुप चुप थी। मैंने कहा, तुम तो ऐसे उदास हो, जैसे ट्रिप पर नहीं, मातम में जा रही हो। देखो तो, सब खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और तुम हो के खामोश बैठी हो। वो फिर भी चुप रही तो मैंने नरमी से कहा, अनीका, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर कोई संजीदा मसला है तो मुझे बता दो। इस पर वो बोली, हाँ, बहुत संजीदा मसला है। अम्मी अब्बू चाहते थे कि मेरा रिश्ता मामू के बेटे फरहाद से हो जाए, क्योंकि वो अमीर कबीर लोग हैं और माँ अपनी उस अनजानी ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझे बहू बनाकर भाई को खुश देखना चाहती थीं। लेकिन ऐसा मुमकिन ना लगता था, क्योंकि मुमानी अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थीं, जिसकी वजह से अम्मी अक्सर आज़रदा रहती थीं। फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली, और खुद फरहाद ने अपनी माँ पर दबाव डाला कि उसे मुझसे ही शादी करनी है। यूं मजबूर होकर इन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया, और हमारी मंगनी हो गई। अनीका ने बताया तो मैंने हैरानी से कहा, ये तो खुशी की बात है, फिर तुम्हें उदासी क्यों है? आगे सुनो तो। वो बोली, 2 साल मंगनी रही। मेरे मास्टर ऑफ आर्ट्स मुकम्मल होने के बाद शादी की तारीख रखी जानी थी, लेकिन अब अचानक मुमानी ने पैगाम भिजवा दिया कि वो मंगनी ख़त्म कर रहे हैं। वाकई ये एक संजीदा मामला था। अनीका का उदास होना फितरी बात थी। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, दिख ना करो, हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है। यकीना तुम्हें फरहाद से मोहब्बत थी, उसी लिए मंगनी टूटना तकलीफ दह लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना मुझे फरहाद से मोहब्बत थी और ना नफरत। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई मुआमला था ही नहीं। असल बात यह है कि मेरे वालिद साहब कैंसर के मरीज हैं और हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि इनकी जिंदगी में कम अज कम 2 बेटियों की शादी हो जाए, क्योंकि तीसरी अभी छोटी है। जब बड़ी बहनें ब्याह दी जाएंगी, तो उसकी शादी भी आसान हो जाएगी। मैंने इसे समझाया, शादी का एक वक्त मुकर्रर है, जैसे मौत का होता है। तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो और उदास मत रहो। मैं अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए उदास हूँ, जिन्हें मेरी मंगनी टूटने का दुख झेलना पड़ेगा। तभी मैं ट्रिप पर आने का इरादा नहीं कर रही थी, मगर तुम्हारे ख्याल से आ गई कि कहीं तुम मेरे बगैर तन्हाई महसूस ना करो। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम इस तरह उदास रहोगी, तो मैं भी इंजॉय नहीं कर सकूंगी। देखो, इस ट्रिप में शामिल होने को अपने लिए नेक शुगून समझो। ये सैर तुम्हारे लिए नसीब के दरवाजे खोलेगी। मुझे यकीन है कि सैफ अल मलूक पर तुम्हें कोई ऐसा हम सफ़र मिलेगा जो खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी होगा। मजाक मत करो। वो और भी रंजीदा हो गई। मेरे दिख पर तुमने देवमालाई कहानी घुड़ ली है। मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम इस ट्रिप में उसी लिए जा रही हो कि वहां तुम्हें अपना हमसफर मिलने वाला है। मैंने पूरे यकीन से कहा, क्या मैं कोई लॉटरी का टिकट लेकर जा रही हूँ कि वहां कदम रखते ही किस्मत जाग उठेगी। सादिया, तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हें तो गमखारी करना भी नहीं आती। मैं वाकई शर्मिंदा हो गई कि इसके आंसू पहुंचने की बजाय मैंने मजाक शुरू कर दिया था। वो बहुत गहरे सदमे में थी। मंगनी टूट जाना कोई मामूली बात नहीं होती, खास तौर पर जब बाप कैंसर जैसे मूजी मरज में मुब्तला हो।
इसकी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। तब मैंने दिल से दुआ की, ए मेरे रब, मेरी दोस्त का दिल शाद कर दे, उसे मंगनी टूटने के दिक से निजात दे, और जब ये ट्रिप से लौटे तो उसे ऐसा जीवन साथी अता कर जो उसे चाहता हो और ये भी उसे चाहती हो। इसके बाद हम रास्ते भर खामोश रहीं। हम दोनों बहुत जज्बाती हो रही थीं। पता नहीं ये उदासी भरा लंबा सफर कैसे कटेगा। जो तो सफर तमाम हुआ और हम झील सैफ अलमलूक पहुंचे, जिसके देखने की हमें बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके बारे में सुन रखा था कि यहाँ परियां आती हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि झील तक पैदल जाना होगा। जाते वक्त मैडम साथ थीं। इन्होंने सख्ती से कहा, रुकना नहीं, बल्कि चलते जाना है। थोड़ी दूर चले थे कि मुझे पैरों में दर्द महसूस हुआ। रास्ते में एक होटल था, वहां से दर्दकश दवा के बारे में पूछा। तभी वहां बैठे एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, उनका अभी से ये हाल है, आगे किया होगा। खैर, हम चलते रहे। अनीका अभी तक अपने अफसुर्दा ख्यालात में गुम थी। पैरों में दर्द महसूस करने के बावजूद में इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। चलते चलते हम थकने लगे, तभी झील हमारी नजरों के सामने आ गई। वो मंजर इतना खूबसूरत था कि जी चाहता था उसे सदा के लिए अपनी आंखों में बसा लें। हमसे आगे जो ग्रुप था, इसके साथ प्रोफेसर साहब थे, जो कुछ तलबा को कहानी सुना रहे थे। वो कहने लगे, अब कहानी के मुताबिक अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लो और फिर खोल कर झील के गहरे सफेद पानी में देखोगे, तो तुम्हें वहां एक निहायत हसीन लेकिन उदास परी नजर आएगी, क्योंकि झील में इसका साथी खो जाता है। सबने आंखें बंद कर लें, और जब खोलें तो अचानक वहां अनीका नजर आ गई, क्योंकि उसी वक्त हम झील किनारे पहुंचे थे। सब कहने लगे, लो भाई, हसीन परी आ गई है। प्रोफेसर साहब, जो वहां की कोई मशहूर लोक कहानी सुना रहे थे, वो भी हंस पड़े। एक तालिबा ने मजाक में कहा, ये हसीन परी नहीं, भूत है। खैर, बात मजाक में खत्म हो गई। अनीका आगे जाना चाहती थी, लेकिन हमने इसका साथ देने से इनकार कर दिया कि हम थक गए थे। जब इंसान थक जाए तो सैर का दिल नहीं करता और हिम्मत जवाब दे जाती है। ताहम, अनीका ने पैदल चलकर अपना गम गलत करना था। उसने किसी तरह मुझे राजी कर लिया कि थोड़ा और आगे चलते हैं, जबकि गार्ड बार बार सीटी बजा रहा था कि आगे नहीं जाना। बहरहाल, हम चंद कदम चलकर वापस आ गए। अनीका के साथ में चंद हम जमात लड़कियां और एक लड़का मुबीन अहमद था। खैर, आगे जाकर वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के लड़कों से जा मिला। शायद इसे हम तालिबात के साथ सैर का मजा नहीं आ रहा था। ताहम, अब अनीका की तबीयत कुछ हशाश बशाश लग रही थी। शायद सेहतमंद फिजा का असर था कि वो खुश नजर आ रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा, ऐसे ही हनसती मुस्कुराती रहा करो, खुशी तुम पर सजती है। देखो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। मेरा ये कहना था, और जैसे फौरन मेरी नजर लग गई हो। पल भर में उसे ठोकर लगी और वो डगमगा कर गिर गई। पैर मुड़ जाने से शायद मोच आ गई थी। वो वही जमीन पर कुछ देर बैठी रही। मैंने सहारा देकर उसे उठाया। वो अब तेज नहीं चल सकती थी, यूं हम ग्रुप से कुछ पीछे रह गए। तभी करीब से गुजरने वाले एक नौजवान ने पूछा, क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आपको चलने में दुश्वारी हो रही है?
शायद उसने अनीका को गिरते हुए देख लिया था। अनीका ने इसके सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तब इस नौजवान ने अपने बैग से एक डब्बी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, ये उनके पैर पर लगा दें, शायद मोच आ गई है। दर्द भी कम हो जाएगा। मैंने उसके रवैये से अंदाजा लगाया कि ये डॉक्टर है। बहरहाल, इस ख्याल से डब्बी इसके हाथ से ले ली कि अगर अनीका को ज्यादा दर्द हुआ तो मजीद पैदल कैसे चलेगी। हम पहले ही ग्रुप से काफी पीछे रह गए थे, तब ही उसे प्यास लगी। सामने एक झोपड़ी में एक औरत खड़ी थी। हमने पानी मांगा, इस औरत ने पानी ला कर दिया, तो मैंने अनीका को पेन कलर दी और उस दौरान औरत से बातें करने लगी। औरत के बच्चे हमारे गर्द इकट्ठे हो गए और खाल बजाकर भंगड़ा डालने लगे। मैं समझ गई कि ये खर्ची मांग रहे हैं। मैंने बैग से कुछ बिस्किट और थोड़े से पैसे निकालकर उनको दिए। वो खुश हो गए। उनके मासूम चेहरों पर खुशी देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। हमारा ग्रुप काफी आगे निकल गया तो प्रोफेसर साहब ने सबसे कहा कि ठहर कर हमारे आने का इंतजार करें। इस तरह लड़के और लड़कियां ठहर कर हमारा इंतजार करने लगे। हम अभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी कि रास्ते में वही नौजवान फिर मिल गया, जिसने दवा की डब्बी दी थी। इसने रुककर पूछा, क्या आप थक गई हैं? एक मुशफिकाना सवाल था। अनीका ने इसके खूबसूरत जानिब देखा, तो बेध्यानी में एक बार फिर इसका पैर छोटे से पत्थर पर पड़ गया। वो गिरने को थी कि मैंने इसे थाम लिया। तभी इस लड़के ने कहा, आपसे चला नहीं जा रहा, क्या आप थक गई हैं? वह चुप रही, तो मैंने इससे पूछा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? वह बोला, हाँ, हम दरियाए कन्हार के पल के पास थे कि इसने कहा, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं, आगे सब इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने जवाब दिया, ये थक गई हैं, इसलिए मैंने रुकने को कहा है। इसने अनीका की तरफ इशारा किया, खैर, आपकी मर्जी। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? मैंने जवाब में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया। तब उसने अनीका से पूछा, आप वहाँ किस इलाके में रहती हैं? जवाब मुझे ही देना पड़ा। यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनके भाई वहाँ मुलाजिम हैं। मैंने अनीका की तरफ इशारा किया, अब चलो, देर हो रही है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी चलो। मैंने कहा तो उस शख्स ने अनीका का नाम भी सुन लिया। थोड़ा आगे जाकर मैंने मुड़कर देखा, तो वो अनीका के चलने के अंदाज से कुछ मतफक्कुर नजर आया। वो उसे ही देख रहा था। तभी मैंने सोचा, हो ना हो ये कोई डॉक्टर ही है। नारायण रोड पर आने से पहले एक अंकल मिले, जो जीप में थे और फैमिली के साथ थे। इन्होंने पूछा, आप पैदल आ रही हैं जी? मैंने जवाब दिया कि आप आए भी पैदल थी? जी हाँ अंकल, हम पैदल ही आए थे। वो हैरान हुए और बोले, अगर आप चाहें तो जीप पर हम आपको आगे छोड़ देते हैं। हमने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया, क्योंकि सामने रोड के किनारे हमारे प्रोफेसर, मैडम शाइस्ता और सब हम जमात हमारे इंतजार में खड़े थे। अपने होटल पहुंचकर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गया। अनीका अब उदास नहीं थी, लेकिन अब भी खामोश थी। अगले दिन जब हम लालाजार पहुंचे, तो उसकी नजरें किसी को तलाश कर रही थीं। सब तस्वीरें बना रहे थे, वो भी तस्वीरें बनाने लगी। फिर अचानक ही वो ठिठक उठी। अपने कैमरे से जिस मंजर की वो तस्वीर ले रही थी, इसमें अचानक दो लड़के आ गए थे। में एक वही नौजवान था, जिसने अनीका के लिए दर्द की दवा दी थी।
जब उसने हमें देखा तो वो भी खल उठा और हमारे पास आकर बोला, आप लोगों ने हमारी तस्वीरें बनाई हैं, अब ये तस्वीर हमें भेजेगा। उसने अपना नाम और पता लिखकर हमें दे दिया और हम लालाजार की तरफ रवाना हो गए। जीप पर रास्ता खतरनाक था, मगर हम जल्द पहुंच गए। वहां पहुंचकर अनीका की खुशी दो चंद हो गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद दूसरी जीप पर वो दोनों नौजवान भी वहां आ गए थे। अब इन्होंने कैमरा निकाला और तस्वीरें बनाने लगे। अनीका समझ गई कि पास से गुजरते वक्त ये तस्वीरें लेंगे, तो उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वापसी में फिर से वो उदास लगी, लेकिन अब उदासी की वजह और थी। वो लालाजार से वापस जाना नहीं चाहती थी। हमारे होटल के साथ दरियाए कन्हार गुजरता था। पहले सब लोग वहां गए, फिर बाजार। लड़कियों ने शाली और कुछ खुश्क मेवा जात लिए। जब वापस होटल आए तो हैरत हुई कि वही नौजवान और इसका दोस्त सामने खड़े थे। वो चाय पी रहे थे। लगता था कि वो भी उसी होटल में ठहरे हुए हैं। हम ऊपर अपने कमरे में आ गईं। अनीका खिड़की से नीचे देखने लगी। ना जाने क्यों वो उसे देखना चाहती थी। तभी मैंने परस से नौजवान का दिया हवा पता और फोन नंबर निकाल कर देखा। उसका नाम मंसूर और दोस्त का नाम शहबाज लिखा हुआ था। इसके बाद हम वापसी के लिए तैयार होने लगे। वापसी पर वो फिर उदास थी। मैं इसे समझा रही थी कि इस तरह तफरी को बर्बाद ना करो और एक पल के लिए मिलने वाले अजनबी की याद को रोक बनाकर ना चलो, इस तरह भला कैसे गुजरेगी। हम आज़ाद कश्मीर गए, फिर वहां से मरी, लेकिन वो तमाम वक्त अफसुर्दा ही रही। मैं उसके इस मूड से सख्त बोर हुई। जब हम मानसेहरा पहुंचे, तो मैंने इससे शिकवा किया कि मुझ बेचारी का क्या कसूर। आखिर मैं कहाँ जाऊं? इस पर वो बहुत रोई, और अब बजाय इसकी अश्कशोई के, मैंने इसे बहुत डांटा कि पागल मत बनो। सफर में लोग चंद लम्हों के लिए ही मिलते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने इसे तसल्ली दी कि ये वक्ती बात है, महज इत्तेफाक है। 2-4 रोज में ये कैफियत दूर हो जाएगी। मंसूर और शहबाज की तस्वीरें बहुत अच्छी आई थीं। वो मंसूर की तस्वीर को दिन में कई कई बार देखती। मुझे कुछ समझ में ना आ रहा था कि आखिर इस पगली को क्या हवा है। खुदा जाने इसकी मंगनी किस वजह से टूटी, मगर अब तो वो कहती थी कि मुझे मंगनी के टूटने का जरा भी मलाल नहीं रहा। वो अब किसी और के ख्याल में खोई रहने लगी थी। मंसूर ने अपना पता लिखकर मुझे दिया था। मैंने अनीका से तस्वीरें लेकर उसके पते पर पोस्ट कर दें और अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया कि अगर तस्वीरें मिल जाएं, तो फ़ोन पर बता देना। 2 दिन बाद इसका फ़ोन आया कि तस्वीरें मिल गई हैं, और ये भी बताया कि इसने अपने वालिदैन से अनीका के बारे में जिक्र किया है। वो इसकी पसंद पर राज़ी हैं, लेकिन वो इसके घर वालों तक रसाई कैसे हासिल करें। तब मंसूर ने मिन्नत की, प्लीज मेरी मदद करो। ये अनीका के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। बहरहाल, मैंने मंसूर की गुफ्तगू के बारे में उसे कुछ ना बताया, लेकिन मंसूर को अनीका के बारे में सब कुछ बता दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मंसूर अपने वालिदैन के हमराह आ गया। पहले ये लोग हमारे घर आए। अम्मी ने मंसूर और इसके वालिदैन को पसंद किया। फिर ये लोग रिश्ता लेकर मेरी अम्मी के हमराह अनीका के घर गए। इसके घर वालों को भी ये लोग पसंद आ गए। जब रब किसी पर मेहरबान हो और किसी को मिलाना चाहे, तो यूं भी मिला देता है। अनीका दिल से दुखी थी। इसके वालिदैन मंगनी टूट जाने से दुखी थे। मंसूर की लगन सच्ची थी।
अल्लाह ताला ने उनकी खामोश दुआओं को कबूल कर लिया, उनकी मुराद बर आई और अनीका की शादी मंसूर से हो गई। आज वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अनीका कहती है, मैं सोच भी ना सकती थी कि इस ट्रिप में मुझे जीवन साथी मिल जाएगा, हम एक दूसरे को पसंद भी कर लेंगे और इतनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। और मैं कहती हूँ कि अपनी दोस्त को सफ़र में अफसुर्दा देखकर मैंने भी तो दिल से इसके लिए दुआ की थी, और वो दुआ इसके वालिदैन की दुआओं के साथ मिल गई, तब ही मेरी दोस्त ने अपने जीवन की सच्ची खुशी को पा लिया। बहरहाल, ये सब मुक़द्दर के खेल होते हैं, वरना यूं मिलने वाले जब एक बार बिछड़ जाते हैं, तो फिर कभी नहीं मिलते।